दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, इसलिए पहले ही आपको क्या है वस्तुनिष्ठ भी साथ साथ देते जा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर भी धीरे धीरे आपके कवर कराते जा रहा हूं। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण 2 अंकी वाले 2 नंबर वाले प्रश्न देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसमें मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन कवर कराए थे। ओके, तो आपको शॉर्ट वाले हैं तो क्या है वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो आप देख सकते हैं। तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपने को पूरा करने के लिए खुद को क्या है मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर लिखिए। बाजार का मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या अंतर होता है? तो बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है, जबकि सामान्य मूल्य होता है वो दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, सामान्य मूल्य क्या है एक काल्पनिक मूल्य होता है। सिंपल आपका दिया हुआ है, बाजार मूल्य ये आपका होता है अल्पकालीन मूल्य, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य। ओके, इसके साथ ही जो आपका बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, सामान्य मूल्य आपका काल्पनिक मूल्य होता है। उच्चतम निर्धारित कीमत को उदाहरण से समझाइए। पिछली वीडियो मैंने आपको निम्नतम निर्धारित कीमत बताई थी। ओके, इस वीडियो में हम क्या उच्चतम निर्धारित कीमत देख रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, बताता है उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा या अधिकतम कीमत को उच्चतम सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत सीमा कहते हैं। उच्चतम यानी अधिकतम, तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा जो ऊंची वाली कीमत होती है, उस ऊपरी सीमा होती है, वही हमारी उच्चतम निर्धारित कीमत कहलाती है। और निम्नतम में पूछे तो सरकार द्वारा वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा किस द्वारा निम्नतम सीमा जो निर्धारित की जाती है, निम्नतम सीमा जो कीमत की निर्धारित की जाती है वही हमारा क्या है निम्नतम निर्धारित कीमत होती है। अब जैसे हम बात करें समानता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के लिए उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। तो जब किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो इसे अधिमांग कहा जाता है। यह संतुलन कीमत से कम कीमत पर होता है, इसे अप्रभावी पूर्ति भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है? एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के योग होता है। यानी एक देश में एक देश की आय, अब उसमें किसको कौन कौन सी आय हो सकती है? वस्तु के मूल्य यानी जो उत्पादित वस्तुओं का है के मूल्य तथा सेवाओं का मूल्य, उनको हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। इसमें बताया जा रहा है जिसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों, पूंजी की घिसावट यानी हाथ को भी घटा दिया जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो साधन आय को भी जोड़ दिया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय आय में जो विदेशों से मुद्रा प्राप्त हुई है, पैसा प्राप्त हुआ, उसको भी क्या है इसमें ऐड कर दिया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापने की किन्हीं 2 विधियों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय को आपको मापना कैसे आप माप सकते हैं? देखिए आपके 2 विधियां दी हुई है। जैसे आपका उत्पाद विधि है, आय विधि। उत्पाद विधि, इस विधि के अनुसार देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बाजार कीमतों से जोड़ा जाता है। कुल उत्पादन को ज्ञात करने के लिए सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादन के आंकड़े लिए जाते हैं जिनका बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपकी उत्पादन वाली विधि है। और आय विधि क्या होती है? इस रीति को आय प्रवाह विधि भी कहते हैं। आय विधि को क्या है? आय प्रवाह विधि भी कहते हैं। इस रीति के अंतर्गत, रीति का या विधि का है ओके, के अंतर्गत राष्ट्र में उत्पादित सभी साधनों का आय जैसे लगान है, मजदूरी है, ब्याज, लाभ का योग कर दिया जाता है, परंतु आय के रूप में प्राप्त अंतरण भुगतान को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही आय किस राष्ट्रीय आय कैसे निकालनी जाती है इसका आपका क्वेश्चन ही बन सकता है, तो वो भी आपको सीख के रखना है। आगे वीडियो में आपको बता दूंगा राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन आपका आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएमटी किसे कहते हैं? तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों की घिसावट तथा कुछ मशीनों पुरानी पड़ जाने के कारण उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस पर जो व्यय होता है उसे स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। यदि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाए तो शेष बचेगा, उसे बाजार मूल्य का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, क्योंकि उत्पादन की गणना चालू कीमतों के आधार पर की जा रही है। यानी मतलब है कि कोई कंपनी है, वो 10 मशीनें वहाँ काम कर रही हैं, 10 मशीनें काम कर रही हैं, तो जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाली जाएगी 10 मशीनों से मान लीजिए उस कंपनी में 5 मशीनें काम कर रही हैं, 5 खराब हैं। ओके, 5 खराब हैं, तो इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकालते समय केवल जो सही काम कर रही है चालू कीमतें होती हैं, केवल उनको उत्पादन की जो चालू कीमतें नहीं लिया जाता है। ओके, बाकी जो खराब वाली चीजें हैं, घिसावट वाली जो मशीनें होंगी उनको क्या है इसमें अलग कर दिया जाता है। इसका सूत्र भी आपका ये दिया है, सूत्र भी आपको पढ़ के रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? अभी ये था आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अभी ये आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आपका क्या होता है? एनडीपी कैसे कहते हैं?
एक राष्ट्र में एक वर्ष की अवधि में राष्ट्र में अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में यदि घिसावट व्यय या प्रतिस्थापित व्यय को घटा दिया जाता है, शेष बचता है शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी घरेलू उत्पाद देखा जाए तो आपके इसमें क्या है, हर प्रकार का जो वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं, सेवाएं होते हैं, मूल्य होते हैं, उनको सबको जोड़ लिया जाता है। ओके, लेकिन जब उसमें से हम जो घिसावट वाला व्यय है, प्रतिस्थापित व्यय है, ये सबको घटा देते, शेष घटा देते हैं, तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बैंक दर से क्या आशय है। बैंक दर क्या होता है आपका? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर बाजार की ब्याज दर से भिन्न होता है। ब्याज दर वह है जिस पर व्यावसायिक बैंक बाजार से जनता को वह ऋण देता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंकों का बैंक कार्य समझाइए, समझ लेते हैं। बैंकों का बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के प्रति वे समस्त कार्य करती हैं जिन कार्यों से कोई बैंक अपने ग्राहकों के प्रति कार्य करता है। अर्थात रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों से जमा स्वीकार करता है, उन्हें ऋण प्रदान करता है, उन्हें प्रति समाज शोधन गृह का कार्य करता है, कठिनाइयों के समय उनकी आर्थिक सहायता करता है तथा उन्हें जरूरत पड़ने पर क्या है, सलाह देता है। यानी केंद्रीय बैंक को ओके, रिजर्व बैंक को क्या है, बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी बैंक हैं, ओके, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे बैंक हैं आपने देखे होंगे, तो सभी बैंक क्या है, रिजर्व बैंक से जुड़े रहते हैं। कुछ भी समस्या अगर बैंक को पड़ती है, ओके, अगर पैसे चाहिए, कुछ भी प्रकार के हेल्प चाहिए, तो कौन बैंक, मैन आपका केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक सहायता करता है, इसलिए क्या है, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। तो पूर्ण रोजगार साम्य की वह स्थिति है जिसमें श्रम की कुल मांग उसकी कुल पूर्ति के बराबर होती है। इस स्थिति में सभी कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार मिल जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रभावी मांग की दो बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था में सदैव आय रोजगार के संतुलन स्तर को व्यक्त करती है। दूसरा है प्रभावी मांग एक ऐसी क्रियाविधि है जो समग्र मांग एवं पूर्ति के तत्वों का निर्धारित होती है। नेक्स्ट हमारा समग्र मांग के दो घटकों को समझाइए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको यह तैयार करना है। समग्र मांग के आपको दो घटक बताने हैं। तो पहला जैसे उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों और परिवारों द्वारा की जाने वाली मांग को दर्शाता है। उपभोग मांग को निर्धारित करने में कई कारक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, उपभोक्ता की आय और आपका कराधान का स्तर होता है। दूसरा है कि निवेश व्यय वर्तमान उत्पादन का समर्थन करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवसाय किए गए निवेशों को दर्शाता है। इसमें उपकरण की सुविधाएं और कच्चे माल जैसी नई पूंजीगत परिसंपत्तियों भी खर्च शामिल हो जाता है। तो ये आपका समग्र मांग के घटक हैं। नेक्स्ट हमारा न्यून मांग के दो कारण लिखिए। न्यून मांग से भी संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है, तो न्यून मांग से संबंधित क्वेश्चन तैयार करके रखना है। यहाँ आपको न्यून मांग के कारण पूछे जा रहे हैं। पहला है अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिससे क्या है, न्यून या अपराही मांग बढ़ती है। यानी बेरोजगारी बढ़े तो ये आपका न्यून मांग बढ़ जाती है। दूसरा है जब अर्थव्यवस्था में आय और व्यय बराबर नहीं होती है तो यह स्थिति भी क्या है, न्यून मांग के कारण बनती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार करके आपको रखना है। सेटेरिस पारिवश की मान्यता किसे कहते हैं? प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या होता है, सेटेरिस पारिवस लैटिन मूल का एक आर्थिक शब्द है जिसका अर्थ होता है अन्य सभी चीजें समान हैं या बाकी सभी समान हैं। सेटेरिस पारिवश का व्यापक रूप से अर्थशास्त्र में अन्य कारकों में बदलाव की संभावना को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो दो चर के बीच संबंध निर्धारित करता है। यह अन्य सभी चरों को अपरिवर्तित रखते हुए एक चर के दूसरे प्रभाव को क्या इंगित करता है। तो ये आपके सेटेरिस पारिवश की मान्यता पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का अर्थ आपको लिखना है। तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आय में परिवर्तन के कारण जो हमारे बचत में जो परिवर्तन का जो अनुपात है वही हमारा क्या सीमांत बचत प्रवृत्ति है। यह उस बढ़ी हुई आय का भाग का या अनुपात होता है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। यह आय प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत परिवर्तित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ओके, तो आपको पिछली वीडियो में बताया था, तैयार करके क्या रखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कैसे कहते हैं, व्यष्टि और समष्टि शास्त्र में अंतर पिछली वीडियो में समझा, तो तैयार को करके रखना है। तो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का या भागों का अध्ययन करता है। नाम ही इसका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी ये छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन करता है। ओके, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्णता की बात होती है और इसमें क्या इकाई की बात होती है। ओके, नेक्स्ट अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत ज्यादा व्यापक है और इसे हम क्या दो भागों में पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, यह आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादन या उनके छोटे छोटे समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर को आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का
अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में लिखिए। लागत फलन की संकल्पना पूछी जा रही है, तो लागत तथा फलन के बीच कार्यात्मक संबंध को लागत फलन कहा जाता है। एक सूत्र के रूप में इसे निम्न प्रकार से हम क्या दर्शाया जा सकता है। याद रखना, लागत फलन का आपका फॉर्मूला यहाँ दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पाद अनुसूची देती है। यह भी दिया गया है कि श्रम का कुल उत्पाद शून्य है। प्रयोग के शून्य स्तर पर श्रम के कुल उत्पाद तथा औसत उत्पाद की अनुसूची आपको गणना करनी है। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें दोस्तों यहाँ सीमांत उत्पाद दिया हुआ है, साथ ही हमें श्रम के बारे में बताया जा रहा है, सीमांत उत्पाद दिया जा रहा है। कहा जा रहा है हमसे, क्या कहा जा रहा है कि कुल उत्पाद निकालो, साथ ही क्या है औसत उत्पाद निकालना है हमें। तो कैसे निकाला जाता है इसे हम देख लेते हैं। ये आपको तालिका देगी और आपको ये तालिका आपको बनानी पड़ेगी। ओके, बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा। यहाँ देखिए हमको श्रम दिया हुआ है। ओके, इसके बाद दिया हुआ है हमारा सीमांत उत्पाद। ओके, सीमांत उत्पाद दिया, ये हमको दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें, इसका यूज करके हमें कुल उत्पाद निकालना है और औसत उत्पाद निकालना है। कुल उत्पाद यानी आपका ओके टीपी और औसत उत्पाद यानी एपी। कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, समझना है चीज को आपको। इस सीमांत उत्पाद से हम क्या है कुल उत्पाद बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है इसको देखिएगा। ये देखिए, आपको अगर सीमांत उत्पाद दिए कुल उत्पाद निकालने के लिए क्या करना है, देखो पहला तो वही आपका हो जाएगा 3 का 3। फिर आपको क्या करना है, अंगली वाली कुल उत्पाद की अंगली पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या सीमांत उत्पाद से उसको जोड़ना पड़ेगा। 3 5 कितना होगा आपका 8 होगा, और 8 7 कितना होगा 15 होगा, 15 5 कितना होगा 20 होगा। यानी हम कुल उत्पाद निकालने के लिए कुल उत्पाद की अंगली वाली जो सीमांत उत्पाद की इकाई है उसको हम जोड़ देते हुए 20 3 कितना होगा 23 होगा, 23 1 कितना होगा 24। ऐसे आपको निकालना पड़ता है। तो कुल उत्पाद समझ गए कैसे निकालना है। सीमांत उत्पाद के आपको क्या कुल उत्पाद की आपको जोड़ते जाना है। 3 5 8 8 7 15 15 5 20 20 3 23 23 1 24 हो गए। अब औसत उत्पाद कैसे निकाला जाता है, तो औसत उत्पाद निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको दोस्तों यहाँ करना है, इकाई का भाग देने पड़ता है। औसत उत्पाद निकालने के लिए आपको कुल उत्पाद में इकाई का भाग लगाना है। कुल उत्पाद में इकाई का भाग लगाना है। तुम्हारी कुल उत्पाद जैसे पहला है आपका 3 है तो 3/1 हो जाएगा। फिर यहाँ कुल उत्पाद 8 है तो 8/2 हो जाएगा। इकाई से आपको भाग लगाना है तो 4 आ जाएगा। 15/3 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका है 20/4 हो जाएगा। 23/5 हो जाएगा। 24/200 आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार से, और आपको क्या है पूरा भाग भी करना है। पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में भी आपको लिखना है। तो ये आपका इस प्रकार से आपको क्या है सीमांत उत्पाद से इकाई और सीमांत उत्पाद दिया है, कुल उत्पाद और औसत उत्पाद इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजार संतुलन से क्या आशय है। तो बाजार संतुलन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, तो बाजार संतुलन से आशय उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। बाजार संतुलन से आशय उस स्थिति से होता है जब एक विशेष कीमत पर बाजार की मांगी गई मात्रा पूर्ति की कीमत मात्रा के क्या बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में मजदूरी दर और इष्टतम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए मांग और पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदी बिंदु पर होता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपका है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, तो पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ले सकते हैं 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके। ओके, इकोनॉमिक्स से कोर्स की फीस आपकी 199 रुपए है। इसमें दोस्तों आपको क्या ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, साथ ही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर, इस प्रकार से अलग पीडीएफ दी जाएंगी जिसमें आपको 2 नंबर वाले एक साथ रहेंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेगा। मतलब हर प्रकार से आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट है बाजार से क्या है। ओके, अब देखिए बाजार ऐसा है कि हर स्टूडेंट जानता हो कि मार्केट क्या है, लेकिन जब पेपर में इसी बार से क्वेश्चन आ जाता है, आ भी चुका है, तो फिर आपको क्या दिक्कत हो जाती है कि इसको लिखे कैसे। तो बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु का निकट संपर्क में आते हैं। एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, ये आपस में जब आते हैं, ओके, जिस एरिया से आते हुए बाजार कहलाता है। ओके, जैसे श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है, तो श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति परस्पर क्या बराबर हो जाती है। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, तो हस्तांतरण भुगतान वे एक तरफा भुगतान है जिनके बदले वे अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, जैसे उपहार हो गया, दान हो गया, पेंशन हो गया, यह आपका हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आय किसे कहते हैं। तो व्यक्तित्व व्यक्तियों का या गृहस्थों द्वारा सब स्रोतों से प्राप्त साधन आय व अंतरण आय के जोड़ को व्यक्तित्व आय कहा जाता है। इसमें अर्जित आय का तथा अंतरण आय दोनों शामिल किए जाते हैं। व्यक्तित्व आय में गृहस्थों की संभावित क्रय शक्ति का अनुमान भी लगाया जाता है। व्यक्तित्व आय अगर निकालनी तो क्या है, मतलब उपयोग, बचत और व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, ये सभी जोड़ के आपको व्यक्तित्व आय निकलती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ मैंने टॉप 25 क्वेश्चन आपको बताए। पार्ट 2 था, और भी क्वेश्चन आपके हैं सिलेक्टेड, अभी मैं आपको और वीडियो लाऊंगा। क्रम से आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन एक बार कर लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों कोई भी डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।